हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग देखेंगे कोलिगेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, विलयनों के अणुसंख गुणधर्म। तो वहां पे आज हम लोग देखने वाले हैं, देखते हैं बेटा क्या होता है विलयनों के अणुसंख गुणधर्म। हाँ, ये देखिए हमारे पास यहां पर लिख के आ गया विलयन के अणुसंख गुणधर्म। तो क्या है, देखिए विलयन के अणुसंख गुणधर्म जनरली डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट एंड नंबर ऑफ सॉल्वेंट पर। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए लिखा हुआ है सॉल्यूशन दैट डिपेंड ऑन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल टू सॉल्वेंट पार्टिकल। मतलब विलेय कणों का तथा विलय के कणों का तथा विलायक के कणों पर डिपेंड करता है कोलिगेटिक प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की। तो यहां पर उसी को मैंने हिंदी पे यहां पे लिख दिया है। देखिए क्या लिखा हुआ है, विलयन के ऐसे भौतिक गुण या उनके निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के कणों या किसके बेटा, विलेय के कणों या अणुओं की संख्या पर क्या निर्भर करता है, उसे हम क्या कहते हैं, विलयन का अणुसंख गुणधर्म कहते हैं। ये जनरली बेटा 4 टाइप का होता है। जनरली विलय के अणुसंख गुणधर्म जो डिपेंड होते हैं वो 4 टाइप के। कौन कौन से, एक तो हमारे पास आता है परासरण दाब, दूसरा आता है वाष्प दाब का अवनमन, और तीसरा होता है हिमांक का अवनमन, और चौथा होता है क्वथनांक का उन्नयन। तो यहां पर अगर हम बात करें परासरण दाब की, तो परासरण दाब अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, आगे इसी लेक्चर पे देखेंगे कि परासरण दाब क्या है। यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग प्रूव करेंगे, पाई इज इक्वल टू सी एस टी। ये हम लोग एक डेरिवेशन इसी चैप्टर पे देखने वाले हैं। पाई इज इक्वल टू सी एस टी, ये विलयन के अणुसंख गुणधर्म में परासरण दाब के लिए फॉर्मूला यूज होगा। दूसरा वाष्प दाब का अवनमन, और वाष्प दाब का अवनमन हम लोगों ने राउल्ट लॉ पे पढ़ा था या राउल्ट लॉ पे देखेंगे। तो ये फॉर्मूला हम लोग देखने वाले हैं, P0 माइनस पी एस बटे P0 इज इक्वल टू स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये फॉर्मूला हम लोग राउल्ट लॉ पे देख चुके हैं। तीसरा हमारे पास आएगा हिमांक का अवनमन। तो हिमांक का अवनमन हम लोग फॉर्मूला देखेंगे बेटा, डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोललता। किसके बेटा, यहाँ पे लिख देते हैं मोललता, या इसी से हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे कन्वर्ट करके निकाल लेते हैं, m इज इक्वल टू 1000 के एफ स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी एफ कैपिटल डब्ल्यू। ये एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ से हिमांक के लिए निकाल के लाएंगे। उसके बाद आएगा क्वथनांक का उन्नयन। तो क्वथनांक के उन्नयन के लिए हम लोग इसी प्रकार लगाते हैं, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोललता, और इसके लिए हम लोग फॉर्मूला प्रूव करते हैं बेटा, m इज इक्वल टू 1000 के बी स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टीबी कैपिटल डब्ल्यू। एक फॉर्मूला हम लोग यहां से इसको प्रूव करते हैं। तो ये तो बात हुई हमारे पास किसकी, विलयन के अणुसंख गुणधर्म की, जो डिपेंड करता है किस पर बेटा, सॉल्यूशन दैट डिपेंड ऑन रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ, मतलब विलय के कणों का नंबर और विलायक के कणों के नंबर का रेशियो जो होता है उसका, उस पर डिपेंड करता है कोलिगेटिक प्रॉपर्टी। अब हम लोग अगला टॉपिक देखने वाले हैं, तो जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगला बेटा टॉपिक है हमारे पास विसरण, डिफ्यूजन जिसको बोलते हैं। अगला टॉपिक है विसरण। तो विसरण क्या है उस बात को समझिए। विसरण को जनरली अगर हम लोग समझें तो हम लोगों ने विसरण का एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल किया हुआ है। अक्सर त्योहारों में, होली के त्योहारों में अक्सर देखते हैं विसरण का। यहाँ पे मैंने डायग्राम के माध्यम से भी विसरण को कुछ बताने की कोशिश करी है। तो देखते हैं क्या है लिखा हुआ है, किसी विलेय को विलायक में घोलने पर, किसी विलेय को विलायक में घोलने पर विलेय कणों का अधिक सांद्रता से, किससे बेटा, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर चलना, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर चलना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। जैसे जनरली तौर पे यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है, रंग का एक टुकड़ा जल में डालने पर रंग के टुकड़े से रंगीन तरंगें शेष जल की ओर चलने लगती हैं। जैसे यहाँ पे डायग्राम के माध्यम पे मैंने दिखाया है, इसको चलिए डायग्राम पे देख लेते हैं एक बार। हाँ, ये डायग्राम के माध्यम पे मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है। इस बीकर पे
इस पर्टिकुलर बीकर पे यहाँ पे पहले हम लोगों ने ले रखा है जल, और ड्रॉपर की सहायता से ये जो हम लोग डाल रहे हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉपर। ड्रॉपर की सहायता से कलर डाला, और जैसे ही रंग की एक बूंद डाली तो धीरे धीरे हम लोगों ने देखा क्या कि बीकर पे कुछ समय बाद रंग की जो तरंगे थी वो पानी में फैलने लगी, और कुछ समय बाद पूरा का पूरा बीकर का पानी क्या हो गया, रंगीन हो गया। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, विसरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विसरण। तो जल्दी से आप इसकी डिफिनेशन कॉपी कर सकते हैं। और अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं क्या होता है। अगला टॉपिक है बेटा परासरण। क्या है, परासरण। तो चलिए परासरण को यहाँ पे, हाँ चलिए परासरण को देखते हैं। परासरण क्या है बेटा, विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट झिल्ली है जिसको अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे। विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम झिल्ली में से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, मतलब यहां पे आप लिख सकते हैं शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर। किससे बेटा, तनु विलयन से, ये इसका की पॉइंट हो जाएगा, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करना। सांद्र विलयन की ओर, या तो शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाह हो रहा हो इसका, या तो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाह हो रहा हो। तो ऐसे प्रवाह को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, परासरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परासरण। और एक इसका नोट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है कि परासरण की क्रिया तब तक होती रहती है, जब तक दोनों तरफ के विलयनों की सांद्रता या तो समान हो जाए या लगभग उसके समान हो जाए। ठीक है, परासरण की क्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि दोनों ओर के विलयनों की सांद्रता समान नहीं हो जाती। तो ये हो गया हमारे पास परासरण। अगला बेटा, परासरण कितने टाइप के होते हैं। तो परासरण का यहाँ पे हम लोग परासरण के प्रकार देखने वाले हैं। तो परासरण जनरली बेटा हमारे पास दो टाइप का है। अब ये जो दो टाइप का परासरण है, इसको हम लोगों ने बहुत आसानी से समझा है घरों पर। तो परासरण कौन कौन से हैं, पहले इस पर डिस्कस करते हैं। तो परासरण बेटा हमारे पास दो प्रकार के हैं। पहला है अंतः परासरण और दूसरा है बेटा बाह्य परासरण। ठीक है, पहला है अंतः परासरण और दूसरा है बाह्य परासरण। देखिए अंतः परासरण पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया है कि जैसे हम लोग घरों पर देखते हैं कि किशमिश को रात में क्या करते हैं कि किशमिश को जल में डाल देते हैं। किशमिश को जैसे ही जल में डाला तो देखा क्या कि किशमिश सुबह तक फूल गई। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये परासरण का प्रोसेस है। तो परासरण का प्रोसेस क्या होता है कि किशमिश को जल में डालने पर किशमिश की बाह्य कोशिका परत, किशमिश में एक कोशिका परत, बाहरी कोशिका परत होती है, बाह्य कोशिका परत से होकर बाहर से जल के अणु, जो जल में हम लोगों ने किशमिश डाली, उस बाहर का जल उस बाह्य कोशिका परत से होकर अंदर आ जाते हैं और किशमिश फूल जाती है। जस्ट इसी का अपोजिट अगर हम देखें तो बाह्य परासरण में होता है। जस्ट इसी का अपोजिट क्या होता है कि अंगूर को अगर गाढ़े चीनी के घोल में, बेटा गाढ़े चीनी के घोल में, चीनी मतलब सुक्रोज, फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11, तो चीनी के घोल में डालने पर अब अंगूर की भी बाह्य कोशिका परत होगी, तो अंगूर की बाह्य कोशिका परत के अंदर से विलायक के अणु, मतलब जो अंगूर में विलायक का अणु होगा वो गाढ़े के चीनी के गाढ़े के घोल से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। मतलब विलायक के अणु बाहर आ जाते हैं और अंगूर क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। हम लोग देखते हैं तो ये दोनों प्रोसेस हमारे पास क्या होती हैं, परासरण की, मतलब एक अंतः परासरण और दूसरा बाह्य परासरण। इसको डायग्राम के माध्यम से हम लोगों ने दिखाने की कोशिश करी है। तो यहां पर देखिए ये डायग्राम के माध्यम से क्या किया है,
डायग्राम के माध्यम से अंतापरासरण और बाह्यपरासरण। अंतापरासरण पे हम लोगों ने देखा कि जैसे ही किशमिश को हम लोगों ने जल में डाला तो थोड़ी देर बाद या कुछ समय बाद किशमिश क्या हो गई, फूल गई। और जस्ट बाह्यपरासरण पे हम लोगों ने देखा कि अंगूर को जैसे हमने एक किसी के सॉल्ट सोल्यूशन में या शुगर के सोल्यूशन में यहां पे हम लोगों ने डाला तो अंगूर क्या हो गया, सिकुड़ गया। तो ये एग्जाम्पल वही था, परासरण की प्रकार थे। अब अगला इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आई थी कि सर अर्धपारगम झिल्लियां क्या होती हैं। तो देखिए अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है बेटा। अर्धपारगम झिल्ली बार बार जिक्र आ रहा था कि सर अर्धपारगम झिल्ली क्या होगी। तो ऐसी झिल्लियां जिनमें से विलायक के अणु, ऐसी कोई भी झिल्ली जिसमें से विलायक के अणु तो आर पार आ जाएं, विलायक के अणु तो आर पार आ जाएं, लेकिन विलेय के अणु, किसके बेटा, विलेय के अणु उनसे आर पार नहीं गुजर पाए। विलायक के अणु का तो आवागमन हो लेकिन विलेय के अणु का आवागमन ना हो। तो ऐसी झिल्लियां हमारे पास क्या कहलाती हैं बेटा, अर्धपारगम झिल्ली कहलाती हैं। जनरली ये दो टाइप की होती हैं। जनरली कितने टाइप की होती हैं, दो टाइप की। पहली झिल्ली जिसे हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली, पहली झिल्ली जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली। और दूसरी झिल्ली है हमारे पास कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली। तो देखिए प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली क्या है। प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली वे झिल्लियां हैं जो प्रकृति में पाई जाती हैं, जिनको मानव द्वारा निर्मित ना किया गया हो, उन्हें हम लोग जनरली क्या बोल देंगे, प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली। और कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली मतलब आर्टिफिशियल, जिन्हें मानव द्वारा निर्मित किया गया हो। तो कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली को एक साइंटिस्ट थे ट्राम्बे, तो ट्राम्बे नामक साइंटिस्ट ने कई प्रकार की अर्धपारगम झिल्लियां दी, कृत्रिम अर्धपारगम झिल्लियां, जिनमें से कॉपर फेरोसाइनाइड एक है। ठीक है, तो इसमें से बहुत सारी अर्धपारगम झिल्लियां प्राकृतिक हैं। जैसे हम लोग जनरली देखते हैं अंडे की झिल्ली, जब हम अंडा छीलते हैं तो उसमें एक हल्की सी परत होती है जिसे हम अंडे की झिल्ली कहते हैं, वो प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली में आ जाता है। दूसरा अगर देखें तो बकरे का आमाशय, वो भी एक तरीके का क्या है, अर्धपारगम झिल्ली है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे पास बात अर्धपारगम झिल्ली की। अब देखते हैं बेटा हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट